हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 के प्रश्न पत्र में केमिस्ट्री के प्रथम 15 सवाल को हल करेंगे और यह वीडियो हमारे 2 लेसन्स में कंप्लीट होंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर एक, कौन सोडा एस कहलाता है? यानी कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ऑप्शन चार्ट हो, इसमें से कौन सोडा एस का फॉर्मूला होगा सो बताएंगे। तो ऑप्शन ए देखिए है सोडियम कार्बोनेट इनटू 10H2O। ये होता है आपका वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा का ये फॉर्मूला है, धोने वाला सोडा। ऑप्शन बी NaOH, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्टिक सोडा। ये है आपका कॉस्टिक सोडा। इसका फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला सीधा सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। ये ऑप्शन डी देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट पढ़ेंगे इसको NaHCO3, और ये होता है आपका बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसी को खाने वाला भी सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा। तो ऑप्शन सी जो था Na2CO3 यानी सोडियम का कार्बोनेट, ये है आपका सोडा एस। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन केले का स्वाद के लिए प्रयुक्त होता है? यानी कि केला को देखते होंगे पकाने के लिए उस पर एक पेस्ट लगा दिया जाता है, और वो पेस्ट कौन सा है? तो वो होता है आपका आइसो, उसको बोलते हैं, उस केमिकल का नाम है आइसो एमिल, या कहीं कहीं एमाइल भी लिखते हैं, एसीटेट। आइसो एमाइल एसीटेट का पेस्ट उस पे लगा दिया जाता है, तब वो केला जल्दी ही पक जाता है और साथ ही साथ उस पे केला वाला टेस्ट आने लगता है, पके हुए केला का। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन एमिल एसीटेट ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। एसिटिलीन अणु में उपस्थित सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बताना है। तो चलिए, एसिटिलीन का फॉर्मूला आता है C2H2। इसका स्ट्रक्चर देखें तो 2 कार्बन है, और इस दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन आपका इधर होगा और एक हाइड्रोजन इधर है। तब देखिए, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड होगा, फिर यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड, एक ऊपर होगा सिग्मा बॉन्ड, और ये नीचे होगा पाई बॉन्ड, और बीच वाले जो बॉन्ड है वो भी पाई बॉन्ड होता है। तो काउंटिंग कर लें, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड की संख्या का काउंटिंग करें तो पाई बॉन्ड कितना है? 2। तो एसिटिलीन के अणु में देखा गया है 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भौतिक कण प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन क्या होता है? तो प्रोटॉन आपका हाइड्रोजन का नाभिक है। ऑप्शन बी होगा, प्रोटॉन हाइड्रोजन का नाभिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 0.12 ग्राम H2O यानी कि जल में, इसमें जल के अणु की संख्या बताना है। तो सबसे पहले H2O का अणुभार निकाल लेते हैं, इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? 100। तो देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होगा, प्लस एक ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 ग्राम। 18 ग्राम ये जो हुआ हाइड्रोजन का अणुभार है। तो ये जो हाइड्रोजन ग्राम आए, ये अणुभार जो आया 18 ग्राम, यही इसके मोल की संख्या के बराबर होता है। वो मोल की संख्या एवोगाड्रो नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाते हैं, लिखेंगे सिंस 18 ग्राम H2O में, 18 ग्राम H2O में अणु की संख्या इक्वल टू लिख देंगे एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 होता है, और 10 टू द पावर 23 इतना अणु होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 0.12 ग्राम में अणु की संख्या बताइए। 0.12 ग्राम जल में अणु की संख्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यहाँ से लिख लेंगे 0.12 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23 डिवाइड हो जाएगा ये 18। अच्छा हाँ, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 पॉइंट नीचे आएगा, तो 2 जीरो काटेंगे तो ये पावर आपका आएगा 21।
तो 21 पावर बचेगा। तो 4 इंटू 10⁻21 अणु ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बीटा कण है, उसका उत्सर्जन कर रहे हैं किसी भी एटम से, तब क्या होगा, ऑप्शन सुटेबल वो बताएंगे। तो चलिए यहां से समझते हैं। एक देखिए एटम है, उसके ए है परमाणु द्रव्यमान और जेड क्या होता है, परमाणु की संख्या। इससे क्या कर रहे हैं, तो एक अल्फा कण को रिलीज कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, उत्सर्जित कर दे रहे हैं। तब जब अल्फा कण निकालते हैं तो अल्फा कण का होता है परमाणु द्रव्यमान 4 और संख्या कितना आता है 2। तो ये जो मेन एलिमेंट है एक्स, उसमें क्या होगा, 4 घट जाएगा और 2 परमाणु संख्या घट जाएगा, क्योंकि उससे कण निकाल रहे हैं इस वजह से। उसी प्रकार देखें यहाँ बीटा कण, तो बीटा कण का द्रव्यमान 0 होता है और उस पर आवेश जो होता है संख्या -1 होता है। तो ये जब एक्स एटम है उससे जब रिलीज करेंगे, निकालेंगे बीटा कण को, तो द्रव्यमान में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीटा कण का द्रव्यमान 0 होता है, लेकिन इसकी द्रव्यमान, इसकी संख्या कितना है -1। तो यहाँ पे -1 निकलेगा, तो इस पे बैलेंस करने के लिए इसमें क्या होगा, एक ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, परमाणु की संख्या में बढ़ोतरी हो गया जब एक बीटा कण को निकाल दिया गया है तब। उसी प्रकार देखें, अब गामा कण को निकालेंगे तो गामा कण का द्रव्यमान 0 होता है और वो न्यूट्रल भी होता है, उस पर आवेश भी कितना होगा, 0। तो उस केस में द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमारा था बीटा कण का, इससे था। तो एक बीटा कण को अगर निकालेंगे किसी भी परमाणु से तो द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी परमाणु संख्या में एक बढ़ोतरी हो जाएगा। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गलत बात है। परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी है परमाणु क्रमांक 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। तो ये देखिए परमाणु की संख्या 1 बढ़ गया है जब एक बीटा कण का उत्सर्जन किए हैं तो ऑप्शन बी हमारा ज्यादा सुटेबल है, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी परमाणु में O2- या Al3+ के बराबर इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए O2- में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक ओरिजिनल ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो वो होता है आपका 8। अब यहाँ देखिए 2 पावर माइनस आ गया है, 2 माइनस आ गया, इसका मतलब हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से ऋण लिया है, कर्जा लिया है। तो ये मिल करके कितना हो जा रहा है, 10 8 2 10 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरीके से Al3+ का देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक ओरिजिनल एल्यूमिनियम की संख्या होता है 13 और इसमें देख रहे हैं तो 3 प्लस है पावर, इसका मतलब हुआ कि ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, तो -3 कर देंगे, तब यहां से कितना आएगा 10। तो देख रहे हैं O2- और Al3+ दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो वो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका है 10। तो ऑप्शन देखें किसमें 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, उसी वो इसके बराबर होगा। तो ये देखिए पहला ऑप्शन है नियोन की परमाणु संख्या होता है 10। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7। आर्गन की परमाणु संख्या 18। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। तो देखिए कि कौन सा 10 के बराबर है, तो नियोन हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा तत्व सबसे कम क्रियाशील है। सबसे कम क्रियाशील कौन है वो बताएंगे। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज या ध्यान में रखना होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे जो होता है आपका, ये सभी मेटल के रेस्पेक्ट में वो कॉपर आता है। तो कॉपर जो होगा सबसे कम क्रियाशील होगा, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, सिलिका किसका तनु विलयन है। किसका तनु विलयन को सिलिका बोलते हैं। ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी ब्यूटरिक अम्ल, ऑप्शन डी मेथेनोएट। तो यहाँ चलिए समझते हैं सिलिका को। तो सिलिका जो होता है आपका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। किसका तनु विलयन है, तो एसिटिक अम्ल का। तो ऑप्शन में देखेंगे सिलिका जो होगा आपका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है सो बताएंगे। ऑप्शन ए है नियोप्रीन, ऑप्शन बी आइसोप्रीन, ऑप्शन सी आइसोब्यूटेन, ऑप्शन डी प्रोफिलीन। ये देखिए नियोप्रीन जो है ये किसका बहुलक है, तो ये है आपका संश्लेषित रबर का। संश्लेषित रबर जो होता है वो नियोप्रीन का बहुलक होता है।
क्वेश्चन हमारा था संसल ए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होगा? तो प्राकृतिक रबर जो होता है आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है, तो ये ध्यान रखना है। आंसर बी। NH4OH प्लस HCl की उदासीनीकरण एक प्रक्रिया होगा, उसमें उष्मा का मान बताना है, क्या होगा? ऑप्शन में डाटा दिया हुआ है। तो चलिए रिएक्शन को पहले लिख लेते हैं। NH4OH को रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ, HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और प्लस एक वाटर बनेगा, H2O बनेगा, और साथ ही साथ इसमें जो होगा एनर्जी भी रिलीज होगा, और वो एनर्जी होगा 13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम, इतना एनर्जी रिलीज होगा। तो क्वेश्चन यही था, NH4OH प्लस HCl की उदासीनीकरण जो क्रिया होगा उसमें उष्मा का मान क्या होगा? तो वो उष्मा का मान यहाँ क्या देख पा रहे हैं? 13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम, यूनिट का ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी देखिए लिखा हुआ है 13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस अयस्क को निष्कर्षण के लिए झाग प्लवन प्रक्रम द्वारा प्रयोग किया जाता है? ये देखिए अयस्क को सांद्रित करने का एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का नाम है झाग प्लवन विधि। तो ये किस टाइप का अयस्क के लिए ये विधि जो है ज्यादा सुटेबल होता है? तो ये होता है आपका सल्फाइड अयस्क के लिए। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हम लोग इसी मेथड से करते हैं, झाग प्लवन विधि से। तो सल्फाइड अयस्क का कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, वो है आपका कॉपर पैराइट CuFeS2, फिर दूसरा है गैलेना PbS, सिल्वर ग्लांस Ag2S, जिंक ब्लेड ZnS। तो ऑप्शन में देखिए ये सभी में से कोई तो होगा ही सल्फाइड वाला अयस्क। तो देखिए ऑप्शन ए है SnO2, इसमें कहीं से भी सल्फर दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए PbCO3, इसमें भी कहीं सल्फर नहीं है। ऑप्शन सी PbS, इसमें सल्फर है। तो इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे निष्कर्षण के लिए, इसका प्रयोग करेंगे सांद्रण के लिए, तो झाग प्लवन विधि से। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, यह ऑक्साइड तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर H2O2 ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड देता है। ये ऑप्शन 4 को दिया हुआ, ये सभी ऑक्साइड है, लेड की ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड और टीन का ऑक्साइड है। तो ये सभी में से कौन सा ऑक्साइड है जो कि तनु अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्शन करके H2O2 बनाएगा? तो वो आपका है ऑक्साइड सोडियम Na2O2। सोडियम का ऑक्साइड जो होता है H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तब ये बनाएगा आपका Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस H2O2 बनेगा। तो ये कौन बना रहा है, कौन सा ऑक्साइड ऐसा रिएक्शन देता है? तो वो देता है आपका सोडियम का ऑक्साइड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, 4% NaOH विलयन की नॉर्मलिटी होगी, यानी कि नॉर्मलता क्या होगा, नॉर्मलिटी वो बताना है। NaOH का अनुभार दे रहा है क्वेश्चन में 40। तो फॉर्मूला देखेंगे, नॉर्मलिटी यानी कि नॉर्मलता का फॉर्मूला है ग्राम पर लीटर और नीचे है समतुल्य भार। क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्राम पर लीटर, वो 4% है, 4% है दिया हुआ तो उसको लिखेंगे हम लोग 4, और आपका समतुल्य भार क्वेश्चन में वो भी दिया हुआ है 40, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/10, 1/10 को लिखेंगे हम लोग 0.1, नॉर्मलिटी को कैपिटल N लिखेंगे, तो 0.1 होगा नॉर्मलिटी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेनलेस स्टील में होता है 50% क्रोमियम, 18% क्रोमियम, 20% निकेल, 15% Mn यानी मैंगनीज, वो बताएंगे। तो चलिए समझते हैं स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन। स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिला होता है? तो वो होता है आपका आयरन Fe, उसके बाद होता है आपका क्रोमियम Cr, उसके बाद फिर इसमें होता है निकेल Na। तो आयरन जो होता है आपका 74% होता है, क्रोमियम जो होता है वो 18% होता है, निकेल जो होता है वो 8% होता है। इसको शॉर्ट में 18/8 स्टील भी बोलते हैं।
तो स्टेनलेस स्टील में देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रोमियम का परसेंटेज कितना है, तो क्रोमियम का परसेंटेज आपका होगा 18%, ऑप्शन बी आंसर। तो इस प्रकार आज का लेसन यही समाप्त करते हैं और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि वर्ष 2003 और 2010 के प्रश्न पत्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का हल अगर किसी ने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।